वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ सेक्रेटरी स्कूल। मैं सेल्फ बेस कुशवाहा, टीचर फिजिक्स ऑफ क्लास 12। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल और इक्वेटोरियल। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E जिसमें एक डायपोल रखा हुआ है जिसपे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इस प्लस क्यू के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। माइनस पे जो है वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस डायपोल की लेंथ क्या है? 2l है। डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 2l साइन थीटा। क्लियर? अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज Q, फोर्स ऑन ए चार्ज प्लस Q, ये मिलेगा Q इंटू E। फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, ये मिलेगा माइनस Q इंटू E। नेट फोर्स ऑन डायपोल F is equal to QE माइनस QE, क्या हो जाएगा? 0। जब किसी सिस्टम पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो कपल फॉर्म करता है। उस कपल की वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। जब नेट फोर्स 0 होगा तो इक्वल और अपोजिट फोर्स, क्लास 11 में बताया गया था, नेट फोर्स 0 मिला तो इस कपल की वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, इस फोर्स में से कोई भी, जैसे F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते हैं। क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स का कोई भी मैग्नीट्यूड। तो फोर्स में कोई भी Q इंटू E हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी यदि हमें बताया 2l साइन थीटा, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। Q इंटू 2l अलग लिखते हैं और E साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या बन जाता है? P E साइन थीटा। अगर आप इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E है। ये टॉर्क है जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। स्टेटमेंट क्या बनाएंगे इसे? कंसीडर ए डायपोल ऑफ लेंथ Q एंड माइनस Q हैविंग लेंथ 2l प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद ये स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेज आते हैं। इफ थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री, तो टॉर्क देखिए क्या मिलेगा? PE साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब टॉर्क जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो टॉर्क जो मिलेगा वो PE साइन 90 डिग्री मिलेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE मिल जाएगा। इस टॉर्क को हम क्या करते हैं? मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा जब वो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे हो? परपेंडिकुलर रखा गया। क्लियर? आइए अब हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर चार्ज। इसे चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। लीनियर
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होगा। पहला आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर लेंथ L, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा होगा q बाई L भी लिखा जाता है। इसकी यूनिट कूलम पर मीटर होती है। जैसे कोई मान लीजिए एक वायर है, लेंथ L है, चार्ज Q दिया गया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है वो Q अपॉन L हो जाएगा। अगर कोई रिंग है जिसकी रेडियस R है, चार्ज इस पे Q दिया जाएगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होगा Q अपॉन 2 पाई R हो जाएगा। क्लियर? आइए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या? जब चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस S, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds होता है। dq अपॉन ds, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, जब कोई चार्ज, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर हो वाला हो, इसके सरफेस पर चार्ज दिया गया, चार्ज Q पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस R है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। कोई सिलेंडर हो, इसकी लेंथ L हो, रेडियस R हो, चार्ज इस पे Q दिया गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 2 पाई RL होगी। Q अपॉन 2 पाई RL। अब आएगा आपका बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर हो गया, सरफेस हो गया, तीसरा मिलता है बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, जब कोई चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस बैलून ओवर द बैलून V, देन बैलून चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv होगा। चार्ज पर यूनिट बैलून, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब होता है। यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। मान लीजिए स्फीयर है, जिसपे सॉलिड स्फीयर है, चार्ज Q अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तो इसकी बैलून चार्ज डेंसिटी जो मिलेगा वो Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब हुआ करेगा। ठीक है? अगर कोई सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, बैलून डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेंथ L हो, रेडियस R हो, तो बैलून चार्ज डेंसिटी मिलेगा Q अपॉन बैलून ऑफ सिलेंडर क्या करते हैं, पाई R स्क्वायर L होता है। क्लियर? यानी यहाँ पे बैलून रखना पड़ेगा।
यहां से देख लीजिएगा, जैसे हम लोग क्यू अगर निकालेंगे तो रो डी भी यूज करेंगे। डी क्यू की वैल्यू क्या यूज होगा? रो डी भी। और इसमें देखिए डी क्यू की वैल्यू क्या यूज करना होगा आपको? सिग्मा डी एस यूज करेंगे। इसी तरीके से अभी लेंथ का मैंने पढ़ाया था, तो उसमें अगर आप डी क्यू निकालेंगे तो लैम्डा डी एल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, जैसे कि फोर्स निकाला था आपने कूलम्ब्स लॉ में या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया था, तो फोर्स का वैल्यू अगर आप देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या सरफेस चार्ज डेंसिटी से या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? देखिए, अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर से लिखे तो जो फोर्स होगा 1/4πε0 क्यू तो एक रहेगा ही। इसके बाद लाइन इंटीग्रल लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अगर सरफेस से लिखा जाए तो 1/4πε0 क्यू रहेगा सरफेस इंटीग्रल सिग्मा डीएस अपॉन आर स्क्वायर। वॉल्यूम से 1/4πε0 क्यू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी भी अपॉन आर स्क्वायर। इसको चाहे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, वेक्टर बनाएंगे तो आर कैप बनाएंगे, यहाँ वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ आर कैप बनाएंगे, यहाँ वेक्टर बनाएंगे तो यहाँ आर कैप, यूनिट वेक्टर। क्लियर? आइए अब हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में। किसके बारे में? गॉसियन सरफेस क्या होता है उसके बारे में। गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस क्या होता है? इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगा जिसके अंदर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। जैसे ये मान लीजिए हमने गॉसियन सरफेस बनाया, इस गॉसियन सरफेस का मतलब हो गया इसके अंदर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। वही कहलाएगा क्या? उसका गॉसियन सरफेस। क्लियर? गॉस लॉ क्या है या गॉस थ्योरम? गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस 1/ε0 times total charge enclosed by Gaussian surface, यानी फ्लक्स 5q/ε0। फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा है E डॉट ds भी होता है, इसलिए गॉस थ्योरम में आप लिख सकते हैं E डॉट ds किसके बराबर? q/ε0। यानी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। प्रूफ करते हैं हम लोग गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ देखिए कैसे होगा। प्रूफ कीजिए गॉस लॉ को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद देखिए यहां पर एक हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, चार्ज Q होगा, रेडियस R है, यहां से ds इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ये आपका गॉसियन सरफेस है। ऐसे
तो निकालेंगे, देखिए इस पॉइंट, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q/r² मिल जाएगा, मिलेगा। टोटल फ्लक्स, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फ्लक्स क्या हो जाएगा, E.ds आपने पढ़ा है, तो E और ds के बीच में एंगल 0 डिग्री है, E.ds का 0 डिग्री बनेगा, तो सीधे सीधे फ्लक्स जो होगा वो E.ds के बराबर हो जाएगा। तो E की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 Q/r², ds क्योंकि स्फीयर है, तो अभी यदि हमने बताया है 4πr², 4π से 4πr², तो फ्लक्स जो मिलेगा वो Q/ε0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस वो Q/ε0 होता है। बहुत सी पॉइंट्स होंगी गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम देखिए, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रेस्ट में हो या रैपिडली मूव कर रहा हो, गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस याद रखना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। दूसरी चीज आपको यहां से क्लियर होगा कि फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अरे इसमें हमने गॉसियन सरफेस यहां लिया, इससे छोटा लिया, रेडियस तो गायब हो जा रहा है। इसका मतलब जो फ्लक्स होगा ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्लियर? गॉस लॉ की एक और लिमिटेशन है कि गॉस लॉ जो है डाइपोल पे वैलिड नहीं है। डाइपोल पे आप चार्ज देखेंगे तो एक प्लस होता है, एक माइनस क्यों होता है, इसकी लेंथ क्या पड़ेगा, क्लियर होता है। तो देखेंगे कि आप फ्लक्स निकाल, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो सर्वाइव किया था हमने, इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के द्वारा एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, 0 नहीं था, इसलिए यहाँ पर गॉस लॉ वैलिड नहीं है। आप नेट चार्ज अगर देखेंगे तो इसके अंदर तो 0 हो जाएगा, इसलिए फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा तो फील्ड भी 0 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गॉस लॉ के द्वारा हम लोग डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, बस आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।